हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले सीपेक अथॉरिटी के अंदर जो सरबराह की तब्दीली के हवाले से एक ताज़ा तरीन फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब जो थे वो मुस्ताफ़ी हो गए और उसके फ़ौरन बाद खालिद मंसूर साहब को मावन ख़ुसूसी बराए सीपेक का ओहदा दे दिया गया और उनको कहा जा रहा है कि शायद चेयरमैन सीपेक का इजाफी चार्ज भी दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मंसूर साहब जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उनका एक वसी तजुर्बा है और चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ भी वो काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ मीडिया में ये भी बात हो रही है कि पीटीआई हुकूमत ने चाइनीज़ हुकूमत के कहने के ऊपर सीपेक प्रोजेक्ट को मज़ीद फ़ाल करने के लिए ये फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ हम दूसरा जो बहुत अहम इशू है जिस पे बात करेंगे वो है मुल्क के अंदर जो कोरोना की चौथी लहर है और इस वक्त कहा जा रहा है कि वो तेज़ी से फैल रही है। इसी के हवाले से और इसी तनाजुर के अंदर फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं और लॉकडाउन के मामले के ऊपर सिंध और वफाक के दरमियान इख्तलाफ का एक दफ़े फिर जिक्र हो रहा है। NCOC की जो ताज़ा तरीन नंबर्स हमारे सामने हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के अंदर कोरोना केसेस की जो मुस्बत आने की शरह है वो 8.2% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 45 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो हलाक भी हुए हैं। कराची के अंदर जो शरह है वो इस वक्त 20% से भी ऊपर है और इसी हवाले से NCOC की तरफ से जो नई पाबंदियां हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। मार्केट्स के जो टाइमिंग्स हैं उनको रात 10 बजे तक वो खुलने की इजाज़त थी, अब उनको कहा है कि 8 बजे बंद हो जाएं और हफ्ते के अंदर 2 दिन उनको मुकम्मल छुट्टी करनी होगी। इसके साथ साथ दफातर के अंदर भी सिर्फ 50% अमले को काम करने की इजाज़त दी गई है और शादी की तकरीबात और इस किस्म की जो बाकी समाजी तकरीबात हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ मुल्क भर के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है वो भी बहुत तेज़ी से जारी है। NCOC के बकौल 3 अगस्त को मुल्क के अंदर 10,70,000 से ज़ायद अफराद ने एक दिन में वैक्सीन लगाई, जो एक नया रिकॉर्ड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगाने के जो रुझान है इसके अंदर जो तेज़ी है इसी की वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि बहुत बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन को बरामद भी करते रहेंगे और अगस्त के दौरान 3.5 करोड़ डोजेज़ जो हैं वो बरामद की जाएंगी। मगर दूसरी तरफ सिंध के अंदर जो नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 31 जुलाई से 8 अगस्त तक एक जुज़वी लॉकडाउन उन्होंने का ऐलान किया, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कुछ एतराज़ात हुए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद असद उमर साहब, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो असद साहब। थैंक यू जी असद साहब, सबसे पहले तो सर गुज़िश्ता रोज़ की जो ख़बर सीपेक के हवाले से आई, सर एक दफ़े फिर बहुत लगा कि जैसे अचानक फ़ैसला किया गया है कि एक तरफ आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ओहदे से हटने का ऐलान किया और साथ में ही ये इत्तला आ गई कि नई एक स्पेशल एडवाइज़र भी अपॉइंट हुए हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये क्या सचमुच इतनी ही तेज़ी में फ़ैसला हुआ है जिस तरह हम लोगों को लग रहा है, और वॉज इट इन द प्लानिंग फॉर सम टाइम? अच्छा जी, ये तो एक अचानक वाला जो होता है ना फैसला, वो जब भी फैसला होता है तो वो सर हमें तो यही लगता है ना कि अचानक हुआ है। हाँ। उस फैसला होने से 2 मिनट पहले तक वो फैसला नहीं हुआ होता, तो जब भी होता तो वो अचानक ही होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लोग पूछते हैं ना, आप कहीं पे एंटर हो तो बोलते हैं अच्छा आप आगे, नहीं आपको लग रहा है मैं आ गया भी, वैसे मैं आने वाला हूँ। तो जाहिर है फैसला जो है उसकी कुछ सोच समझ के भी किया जाता है, उससे पहले कोई तैयारी भी की जाती है। तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी हुआ है। वो कुछ पहले से बातचीत चल रही थी, जनरल साहब जो हैं उन्होंने पहले इसका इजहार किया था कि शायद वो इस तरफ सोच रहे हैं, तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत जी पहले से इसकी तैयारी की गई थी।
सर बहुत क़यासराई हो रही है। कल गुज़िश्ता रोज़ मुशाहिद हुसैन साहब भी एक टॉक शो में आए तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा मैसेज मिला या ऐसा इम्प्रेशन मिला टू बी रेट कि जैसे कुछ मसाइल थे शायद सीपैक के हवाले से जिसकी वजह से ये तब्दीली की गई। उन्होंने इस तरह की भी गुफ्तगू की कि कोई साहब हैं अगर वो बहुत अरसा हुकूमत की नौकरी करते रहते हैं तो ज़रा वो रस्टी हो जाते हैं और अब ज़रूरत थी कि ज़्यादा तेज़ी से काम हो। और उन्होंने कुछ इस तरह की भी इंडिकेशन थी कि जैसे चाइनीज़ की तरफ से भी कोई शिकायत आई थी। उन्होंने कहा कि वो फिर GHQ चले जाते हैं, पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। और गालिबन उनका जो कहना था वो ये था कि इसकी वजह से PTI की हुकूमत ने ये फैसला किया है तब्दीली का। सर इन बातों में किस हद तक सदाकत है? अच्छा, एक तो मेरी सारे पाकिस्तानियों से, मीडिया से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त होगी कि खुदा का वास्ता ये जब सीपैक और ख़ास तौर से उसमें चाइनीज़ हुकूमत की बात होती है तो उस पर क़यासराई से गुरेज़ किया करें। ये कोई एक सेंसिटिव रिलेशनशिप है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हम बैठ के इस किस्म की चीज़ें। अब ये कोई इतने सीजनड आदमी हैं मुशाहिद, इतने समझदार, इतने सीजनड आदमी, उनको टीवी पर बैठ के सच्ची बात है कि मैं थोड़ा सा ताज्जुब हुआ है कि वो ऐसी क़यासराई कर रहे थे। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो शायद हुआ। इसका कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। चाइनीज़ एम्बेसडर को फ़ैसला होने के बाद मैंने इन्फॉर्म किया है, उससे पहले कोई उनके साथ बातचीत नहीं हुई थी। और दूसरा वो मीडिया का ऑब्सेशन और एक चंद हमारे मीडिया ग्रुप्स हैं जिनका नाम चले अभी नहीं लेता, उनका जो ऑब्सेशन फौज से है ना। कामरान खान साहब के शो में थे, अब आप मीडिया के ऊपर तो ना डालें ना, इन लोगों के ऊपर तो आप तनकीद नहीं कर सकते इस हवाले से। आप अगर मुकम्मल करने देती मेरी बात तो आपको समझ आता मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद से जो बात थी मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद का ही नाम लेके कही है, वो मैंने मीडिया को नहीं की। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो मीडिया से मुतल्लिक करने वाला हूँ, मुझे पता है मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। दोबारा मैं दोहराऊंगा, चंद मीडिया के खुसूसी तौर पे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी फौज की ऑब्सेशन ही नहीं खत्म होती। जब लगाया गया आसिम बाजवा को यहाँ पे तो उन्होंने कहा फौज ने सीपैक का टेक ओवर कर दिया है। जब आसिम बाजवा की तब्दीली हुई तो अब आप कह रही हैं कि चेमुगोई ये हो रही है कि GHQ जो है उस वहां चले जाते तो इसलिए उन्होंने कहा कि तब्दील पॉलिटिकल। जी सर, वो सर अब क्या करें, अब GHQ है ही सही ना। इसका नाम नहीं ना GHQ ने पिछला फैसला किया था, ना GHQ ने ये फैसला किया है। GHQ के साथ मस्बत, सॉरी थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है। जी जी। ये हमारे एनालिस्ट को मैं बार बार बोलता हूँ कि एक आम सी गलती इंसान ऐसे करते हैं, कौमें ऐसी करती हैं कि वो अपनी पिछली जंग की तैयारी करते रहते हैं और वो उसी के ऊपर चलते रहते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में तवातर से मार्शल लॉ लगते रहे, फौजी इंटरवेंशन होती रही, तो एक आदत हो गई है। मैंने सड़कों के ऊपर काली पट्टी पहन के मार्च की हुई है जिस वक्त मीडिया के ऊपर सेंसरशिप की थी जनरल मुशर्रफ ने, लेकिन खुदा का वास्ता अब उससे बात आगे निकल गई है। अब अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, वो एनातोल लीवन की किताब थी ना, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, बाकी पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री, वहाँ पर जो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा इदारा, इतना मुनज़्ज़म इदारा जो आपको हम मुख्तलिफ जहतों से हुकूमत की मदद कर सकता है और मुल्क के जो कौमी चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए एक भरपूर किरदार अदा कर सकता है। एक इंतहाई कम दानिश रखने वाला, एक इंतहाई शॉर्ट साइटेड इनसिक्योर लीडर होगा जो उस इदारे की भरपूर मदद ना हासिल करे। NCOC की मिसाल आपके सामने। सो प्लीज़, सो कमिंग बैक टू दिस, नहीं, ये सीपैक का फैसला जो है वो ज़ाहिर है पहली एक तो आसिफ बाजवा जो है उनकी अपनी इसके अंदर ज़ाहिर है उनका एक फ़ैसला शामिल था और उसके बाद जो फैसला साजी जो भी हुई है वो मेरे और वज़ीर आज़म के दरमियान हुई है, कोई तीसरा फरीक इसके अंदर शामिल नहीं था। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो असद उमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब से। ये बताइएगा तो खालिद मंसूर साहब, क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट इन टर्म्स अगर एक्सपीरियंस देखें आसिम बाजवा साहब का बिल्कुल एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था
जैसे शाहिद साहब ने कहा हुकूमत की नौकरी, उसके बाद ऑब्वियसली एक मिलिट्री एक्सपीरियंस था, ही हैड बीन डीलिंग विद सिक्योरिटी इश्यूज़। अब जो साहब खालिद मंसूर साहब आए हैं, इनका बिल्कुल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली ही इज़ बीन डीलिंग विद चाइनीज़ कंपनीज़। अब इट्स अ सी चेंज अगर आप देखें द पोर्टफोलियोज ऑफ द टू जेंटलमैन। सो क्या हम ये कह सकते हैं या आप ये कहेंगे कि जब आपने और वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया तो क्या आपको भी लग रहा है कि अब जो सीपेक का फेज़ है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो तजुर्बा था उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी? जी देखें, जब आसिम बाजवा साहब की सिलेक्शन हुई थी तो उस वक्त मैं काबीना का हिस्सा नहीं था, तो वो तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि उस वक्त क्या ड्राइविंग फोर्स थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। लेकिन अब जब हमारे सामने ये फैसला आया तो सीपेक को देखें, सीपेक बहुत तब्दील हो गया है। जो पहला फ़ेज़ था उससे, पहला फ़ेज़ था प्रोजेक्ट का, चंद मंसूबे थे, बड़े मंसूबे थे, कुछ बिजली के मंसूबे थे ज़्यादातर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, और उसके अलावा सड़कों के मंसूबे थे, वो तो हुकूमत ने खुद ही बनानी थी। अब जो है हम जिस फेज़ के अंदर चले गए हैं, आपका इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का फेज़ आ गया, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने काम करना शुरू कर दिया है, आपकी फैसलाबाद स्टार्ट हो गया है, रशाकई स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही सिंध की हुकूमत फैसला करती है डेवलपर का, दाबेजी स्टार्ट हो जाएगा। और इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर 1, 2, 10 नहीं, यहाँ सैकड़ों कंपनियों ने आकर काम करना है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनने जा रहा है, जो अगली जेसीसी है ये उसका हिस्सा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी दर्जनों बल्कि सैकड़ों प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व होना है। इसी तरीके से पिछले साल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और ज़राअत के जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं, और वहाँ पे भी मल्टीपल प्लेयर्स हैं जिन्होंने इन्वॉल्व होना है। तो अब जो आगे सारा काम हो रहा है, इसमें तकरीबन तमाम बुनियादी जो काम होना है, जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम होना है, तकरीबन तमाम काम प्राइवेट सेक्टर ने करना है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सो इसलिए जी बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि हमें जो लीडरशिप चाहिए सीपेक के लिए, फ्यूचर के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको नया बिज़नेस कैसे डेवलप किया जाता है, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स कैसे किए जाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में कैसे बुलाया जाता है, और अगर खुसूसी नॉलेज आपके पास हो चीनी कंपनीज़ के साथ काम करने की, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ काम करने की, तो वो आइडियल है। ऐसी कॉम्बिनेशन और यही सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैंने वज़ीर आज़म साहब को रिकमेंड किया था, खालिद मंसूर साहब का, फिर वज़ीर आज़म ने उनका इंटरव्यू किया, मुलाकात की, और उसके बाद अप्रूवल किया। अच्छा सर, ये जो आप बात करें तो इससे द आइडिया नाउ इज़ कि चाइनीज़ कंपनीज़ को भी अट्रैक्ट करना है, उनकी फॉरेन इन्वेस्ट अट्रैक्ट करनी है, और इधर से भी क्या प्राइवेट बिजनेस ने ही उनके साथ कोऑपरेट करना है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले फेज़ में हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तो अब क्या मतलब कि हुकूमत जो या गवर्नमेंट है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बिजनेस प्रोजेक्ट्स या बिजनेस कंपनीज ऑन दिस साइड डीलिंग डायरेक्टली एंड वर्किंग विद द चाइनीज कंपनीज? जी बिल्कुल, पहले फेज़ के अंदर भी बिजली के जो कारखाने लगाए गए उनमें से चंद ऐसे थे, थोड़े से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें पाकिस्तानी कंपनीज इन्वॉल्व थी साथ, लेकिन आगे जो हम काम करने जा रहे हैं उसके अंदर तो ये सारे, इसमें हुकूमत की नहीं होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें हुकूमती इदारे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसके अलावा जो तकरीबन ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपकी डिजिटल कॉमर्स है, आपकी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल का एरिया, एग्रीकल्चर का एरिया, ये तमाम का तमाम मोरलेस जो है ये प्राइवेट सेक्टर ने करना है। तो प्राइवेट सेक्टर ही बेसिक पार्टनर बनेगा वहाँ पर। और ये आरिफा पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर जिस तरीके से दुनिया में डेवलपमेंट हुई है ना इंटरनेशनल जॉइंट इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी एक तब्दीली आई है। पहले जो ये पोस्ट कलोनियल एरा के अंदर पहले 2, 3, 4 डेकेड वो चलता रहा, क्योंकि वो कलोनियल ज़्यादातर एरा की प्रोडक्ट्स थी, तो बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में, अगर आप पुरानी मल्टीनेशनल देखें तो उनके खुद के ऑपरेशन थे, बिकॉज जिस वक्त वो ब्रिटिश एरा था उस वक्त तो पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे या भारत ये हिंदुस्तान आए गैर मुनकसिब हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। जो 1990 के बाद आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अक्सर औकात वो पाकिस्तान में आए हैं जॉइंट वेंचर कंपनी लोकल पार्टनर के साथ, और सारी दुनिया में यही हो रहा है कि कामयाब फार्मूला यह है कि इंटरनेशनल कंपनी हो और उसके साथ एक लोकल पार्टनर हो, तो वही अप्रोच जो है प्रमोट करेंगे। जाहिर है चाइनीज़ जो इन्वेस्टर है या कोई भी दुनिया के इन्वेस्टर, उसके लिए ये बंदिश नहीं है। कुछ मशरक मिडल ईस्ट के अंदर
ममालिक ऐसे हैं जहाँ के अंदर ये बंदिश होती है कि जी लोकल पार्टनर होना ज़रूरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 100% ओनरशिप हो सकती है, लेकिन हमारे ख्याल में बहुत से ऐसे बिजनेस सेटअप होंगे जो शराकत में होंगे पाकिस्तानी बिजनेस के और चाइनीज़ बिजनेस के। अच्छा सर, तो फिर आपका रोल या जो अब खालिद मंसूर साहब का रोल है, ये सिर्फ फैसिलिटेटर का है? जैसे बार बार जो बात होती है कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना है, ब्यूरोक्रेसी या जो रेड टेप जिसको कहा जाता है उसको कम करना है, बस अब आप लोगों का रोल इसी हवाले से रहेगा? दो मुख्तलिफ रोल्स है जी, बल्कि तीन में कहूँगा। एक तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, ओवरऑल कहाँ पे लेके जाना है सीपेक को, हम आज से 10 साल 20 साल के बाद किधर देखते हैं किस तरीके से इवॉल्व होगा, वो ज़ाहिर है एक हुकूमत का काम है, वो नेशनल स्ट्रेटजी का रोल है, और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने मिल के इस स्ट्रेटजी को बनाना है, और उसके अंदर प्लानिंग मिनिस्ट्री पाकिस्तान की और NDRC चाइना को जो है उनकी जिम्मेदारी। एक तो वो रोल हो गया। दूसरा रोल ये है कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आया या तो इधर पहुंच गया है या वो आ रहा है, उसके लिए फैसिलिटेशन क्रिएट की जाए, उसके रास्ते के अंदर जो भी मसाइल आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। उसके लिए दो मुख्तलिफ फोरम, एक तो फोरम पहले से एग्जिस्ट करता था, कैबिनेट कमेटी ऑन सीपेक जिसको मैं चेयर करता हूँ, पॉलिसी इश्यूज जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज जो आते थे उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए एक पाकिस्तान चाइना स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें सारे इकोनॉमिक इश्यूज, उसमें सिर्फ सीपैक नहीं है, अदर देन सीपैक ऑल्सो जो चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, जो भी उनके ऑपरेशनल हर्डल आ रहे हैं, तो वो फोरम है। उसके अंदर बहुत सारे वफाकी इदारे, सिविल और मिलिट्री शामिल थे। मेरी रिकमेंडेशन ये हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया, अब उसकी समरी मूव हो रही है कि सूबों को भी उसका हिस्सा बनाया जाए। सो ऑपरेशनल इश्यूज वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, और वो बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली करना पड़ेगा। ये दुनिया में आजकल मुकाबला है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 100-150 ममालिक की चॉइस मौजूद है कि किस मुल्क के अंदर जाके करना है। तो अब हमें बड़ी, और उसके लिए बहुत होमवर्क हमने अभी शुरू किया है, बड़ी टारगेटेड अप्रोच करनी है। हमने डिसाइड करना है एग्जैक्टली किस किस्म का हमें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाहिए, उसकी कौन से काउंटर पार्ट्स चाइना में बनते हैं, उनके कौन से कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर वो काम करती हैं, और उन चाइनीज़ कंपनी को एक टारगेटेड तरीके से उन तक अपना पैगाम पहुंचाना है, उन तक पहुंचना है, और फिर फैसिलिटेशन का रोल करना है पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। तो ये है ओवरऑल स्कोप जो इस वक्त सीपेक को आगे ले जाने के लिए है। सर वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू अ ब्रेक, चेयरमैन सीपेक की अब जो पोजीशन है उसका क्या होगा? वो भी खालिद मंसूर साहब फिल करेंगे और वो अब ख़त्म हो जाएगी, डिफंक्ट कर देंगे आप? वो नहीं, सीपेक अथॉरिटी बिल्कुल रहेगी, और सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन भी होंगे। उसके क्या किस तरीके से उसको फिल करना है और क्या होगा, क्या खालिद मंसूर साहब उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होंगे या एक चेयरमैन होगा सीपेक अथॉरिटी का और वो खालिद मंसूर के साथ काम करेगा, ये अभी फैसला अगले चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम सब ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो असद उमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करेंगे कोरोना के हवाले से, और जो चौथी लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। असद साहब, ऑब्वियसली आपने जो ये चौथी लहर थी इसकी प्रिडिक्शन कुछ अरसा पहले कर दी थी। क्या आपके ख़्याल में, ऑब्वियसली बिकॉज जैसे आपने तब भी कहा था कि यू लुकिंग एट द डेटा, तो आपको पता चल रहा था उस वक्त हम जैसे लोगों के लिए तो नंबर्स बिल्कुल कोई ऐसे खौफनाक नहीं लग रहे थे चौथी लहर के लिए। तो सर क्या अब ये जो चौथी लहर है आपके ख्याल में, या जो आप लोग प्रोजेक्शंस करते हैं, इज इट गोइंग टू बी एज डिफिकल्ट एज द थर्ड वेव, या वैक्सीनेशन से इतना फ़र्क डाला है कि आपको कोई फ़र्क लगेगा इसमें, हमें भी महसूस होगा? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये सवाल हर लहर के बाद पूछा जाता है और हर दफ़ा मेरा एक ही जवाब होता है, वो उस पर मुनहसर होगा कि हमारे एक्शंस कैसे हैं, फ़ैसले क्या किए जा रहे हैं, उन फैसलों पर अमल दरामद कैसे हो रहा है, और सबसे अहम ये है कि एक आम पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी एहतियात कर रहा है और किस तरीके से वो जो डॉक्टर साहिबान की हिदायत है उन पर अमल दरामद कर रहा है। ये
ज़रूर इसमें तो कोई शक ही नहीं, हर मुसलमान का ये अक़ीदा होता है कि फ़ैसले आखिर में अल्लाह ताला करता है, और अगर कोई बेहतरी हो रही है तो ज़रूर उसके अंदर अल्लाह ताला ही का वो फ़ैसला है और उनके फजल से हो रहा है। लेकिन बराह रास्त एक्शन और आपने जो इक़दामात हम उठाते हैं मिनहसुल कौम, और उसका नतीजा जो है वो एक दफ़ा नहीं, वो बार बार हमारे सामने आ चुका है। और मेरे ख्याल में अगर अभी भी किसी को शक था तो ये जो चौथी लहर आई है, जैसे आपने कहा, ये तो मैं जून के महीने में, और ये आरफा उसमें वापस जाके देखें जिस वक्त मैंने ट्वीट की थी तो उस वक्त तादाद केसेस की गिर रही थी जी, ये नहीं कि बहुत कम इजाफा हुआ था, गिर रही थी। और उस वक्त मैंने कहा था कि जुलाई के अंदर जो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चौथी वेव आ सकती है। और उसकी वजह यही थी कि जो हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद है उसमें बहुत कमी आ गई थी, और जो कंप्लाइंस लेवल हमारे SOP कंप्लाइंस थी ईद से पहले रमज़ान के अंदर जिस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी डिप्लॉय किया गया था, वो 65-67% के ऊपर जो चली गई थी वो गिर के 35-40% के दरमियान आ गई थी, और कुछ सूबों में उससे भी कम थी। तो पहली बात तो आपके जवाब में कि क्या ये इतनी मुश्किल होगी, तो इस पे मुनहसर है। जैसे आपको पता है कि कल हमने अनाउंसमेंट की, कोई बहुत खुशी नहीं हमें हुई उसकी, लेकिन कोई चॉइस हमारे पास नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस हुआ, कुछ हमने सेक्टर्स खोले थे और उसको लिंक किया था कि अगर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग आएँ तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ ताउन नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर जितने भी कारोबार थे उन्होंने उसके ऊपर, कुछ ज़रूर होंगी एक्सेप्शन इसमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं किया, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, तो इसलिए बदकिस्मती से हमें वो भी बंदिश लगानी पड़ी। क्या वैक्सीनेशन उस लेवल तक पहुंच गई है जिससे इससे बचा जा सके? नहीं, ये मैं आपको पिछले 1 महीने से मीटिंग्स वगैरह के अंदर मैं लोगों को ये कहता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन आपको चौथी लहर से नहीं बचा सकती, 5वीं लहर से शायद आपको बचा ले अगर हम वक्त पे कर लें। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल की वैक्सीनेशन हुई है और मुकम्मल वैक्सीनेशन जो हुई है वो उस लेवल की नहीं है, वो उस स्टेज पर नहीं पहुंची है जहां वो मजमूई तौर पर, वो इनफरादी तौर पर जिसको वैक्सीन लगी है उसको तो तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रही है, लेकिन वो उस पैमाने की नहीं है कि माशरे को मजमूई तौर पर एक हिफाजत फराहम कर सके। तो उसके लिए जिस तरीके से अभी, और आपने बताया जैसे 10,72,000 परसों हुआ था, कल जो है वो दोबारा वो टूट गया है रिकॉर्ड, और नया 7वें दिन लगातार हमारा नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, और 11 लाख से भी इजाफा हो गया। सिर्फ पहली डोज़ की कल जो थी तादाद वो 9,37,000 लोग तो सिर्फ पहली डोज़ वाले थे। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है। अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे आगे तो ये मुमकिन है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2 माह आपको और लगेंगे कि जब आप उस स्टेज पर पहुँचें जहाँ वैक्सीनेशन से आपकी वबा के फैलाव के अंदर जो है वो एक खातिर खा कमी लाई जा सके, और ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल में मरीज़ जाते हैं उनके अंदर कमी लाई जा सके। उससे पहले हमें अगले कम से कम 2 महीने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हिफाजती तदाबीर पर हम अमल करते रहें। सर, इसी हवाले से कुछ अर्सा पहले हमने जब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 40% के करीब अगर हमारे बड़े शहरों में वैक्सीनेशन होगी तो फिर हमें फ़र्क शायद नज़र आए इन द रेट ऑफ इन्फेक्शन। तो सर, अब इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ आपने ही ट्वीट की थी कि 50% हम क्रॉस कर गए हैं। हैज़ दैट मेड अ डिफरेंस इस्लामाबाद इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस एंड डेथ्स? क्योंकि ऑब्वियसली बाकी जो बड़े शहर हैं, जैसे उसी ट्वीट में था कराची और इस लाहौर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वहाँ भी 25-26% के करीब है। तो क्या इस्लामाबाद में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? अच्छा, इस्लामाबाद में जो 50% या आज 51% हो गए, ये सिंगल डोज़ है। ये जैसे मैंने कल अपनी ट्वीट में कहा था, ये वो है जिसने कम से कम 1 डोज़ लगाई हुई है। जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड है इस्लामाबाद में वो तकरीबन 25% के करीब हैं जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हैं। तो अभी हम उस 40% के नंबर से जो डॉक्टर फैसल सुल्तान जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी हम इस्लामाबाद में भी उससे पीछे हैं। लेकिन क्योंकि फिर भी एक निस्बतन दूसरे शहरों से बेहतर लेवल की वैक्सीनेशन हुई भी है, तो अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखें तो जब हम डेटा एनालाइज करते हैं कि 8% जब वबा के फैलाव की शरह थी तो उससे जो है हमारे हॉस्पिटल के सिस्टम के ऊपर कितना दबाव था, तो वहाँ पे फ़र्क हमें बहुत कम नज़र आ रहा है मजमूई तौर पे पाकिस्तान के, क्योंकि मजमूई तौर पे वैक्सीनेशन इस्लामाबाद से बहुत कम है। लेकिन इस्लामाबाद में तकरीबन 20 से 25%
हॉस्पिटल इनफ्लो की हमें कमी नज़र आ रही है बनिस्बत इसी लेवल के ऊपर जब वबा का फैलाव था आज से 2 या 3 महीने पहले। सो कुछ अर्ली इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी अभी भी को थोड़ी उसकी वजह से बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी भी इस्लामाबाद उस 40% से कुछ दूर है। हमारा जो टारगेट है, और आज की अच्छी बात ये थी कि हम रोज़ाना उसको ट्रैक करते हैं कि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं वो जिस रेट पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या ये अगस्त के आखिर तक 40% सिंगल डोज पे पहुंच सकेंगे। तो आज पहली दफ़ा था कि तमाम बड़े शहरों में ये जवाब मस्बत था कि वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट डोज है और इसलिए सेकंड डोज जो है वो सितंबर के आखिर तक होगी। इसीलिए मैंने वो 2 महीने का जिक्र किया कि 2 महीने अभी हमें उससे दूर हैं। अच्छा सर, जब भी वेव आती है ना तो सबसे बड़ी जो उसमें से सियासी खबर निकलती है वो वफाक और सिंध के अंदर जो एक इख्तलाफात सचमुच हो या ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक तो ज़रूर नज़र आते हैं। तो सर इस दफ़े भी हमें बिल्कुल यही सूरत हाल नज़र आई और फिर अब जब NCOC की तरफ से भी पाबंदियों का ऐलान किया गया तो फ़ौरन सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स बोले कि हर दफ़े ये होता है कि सिंध पहले पाबंदियों का ऐलान करते हैं और फिर NCOC और वफाक की तरफ से भी वही ऐलान आता है। सर व्हाट हैपेंड दिस टाइम, मतलब कि क्यों इस दफ़े भी, कंसिडरिंग कि ऑब्वियसली पाबंदियों का आपने भी ऐलान किया, वो अगर लॉकडाउन कर रहे थे तो इतनी तनकीद क्यों इस पर? अच्छा जी, पहली बात तो ये फैक्चुअली ही गलत बात है कि सिंध पहले ऐलान करता है और फिर वो करते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दूसरी लहर में नहीं हुआ, ये तीसरी लहर में नहीं हुआ, ये इस दफ़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि वो उन्होंने कहा कि ये लाहौर में लॉकडाउन इन्होंने कर दिया तो कराची में क्यों नहीं करते। लाहौर में कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट ज़रूर की थी जब तीसरी लहर आई भी थी और उसकी शिद्दत थी लाहौर के अंदर। इस वक्त कराची सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उस वक्त लाहौर था। उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी और हमने उनको बिठा के समझाया था कि आपको लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको SOPs दे रहे हैं इनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें और बगैर लॉकडाउन के आप इससे निकलेंगे, और वो निकले उसके साथ। उसके अलावा भी मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ सहाफ़ी जो हैं, उनको सहाफ़ी वैसे कहना ज़रा सा थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, वो कह रहे थे कि तमाम चीज़ें जो हैं हॉटस्पॉट बेस्ड स्मार्ट लॉकडाउन वफाक ने या NCOC ने, मैं वफाक का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करता, NCOC के अंदर तो सूबे भी शामिल हैं, जो हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारी वैक्सीनेशन की सारी वैक्सीन इंपोर्ट और उसके बाद उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, सारे सिस्टम्स डेवलप करना, हमारी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम की तमाम चीज़ें NCOC की गई हैं। इनमें से एक भी चीज़ सिंध की हुकूमत की हुई नहीं है। सिंध हुकूमत उसका पार्टनर है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चाहे हकीकत में फ़र्क हो या ना हो, TV पे ऐसा लगता था, और आपने मुझे बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि शाम को 7 बजे से 11 बजे मुझे लगता है कि घमसान की जंग चल रही है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल के ऊपर हमें सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है जहां एक्चुअल, यहाँ पे अब सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, यहाँ पे एक्चुअल आपको फ़र्क नज़र आया है। सिंध हुकूमत ने पहली दफ़ा, NCOC के अंदर भी ये फिर इख्तलाफात रहे इस दफ़े, ये NCOC, यही तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे जज्बात का गिला है वो है ये कि अगर वो NCOC के फोरम पे ये अपनी रिकमेंडेशन ले आते, वहाँ पे एक सैर हासिल बहस हो जाती, ये कभी भी हम इस स्टेज को देखते ना। उन्होंने अपनी ही मीटिंग की सिंध हुकूमत की और उन्होंने ऐलान करने से पहले मुझे फ़ोन कॉल आया चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का। उन्होंने कहा कि मैं ये 9 दिन का हम करने जा रहे हैं, ऐसे 2-2 वीकेंड दोनों लग जाएंगे, 5 दिन बीच में आ जाएंगे, 9 दिन की ब्रेक लग जाएगी। मैंने इंडोर्स किया उनके इस डिसीजन को, लेकिन मैंने कहा तफसील के लिए हमारे जो DG ऑपरेशंस हैं उनसे चीफ सेक्रेटरी से बोले साथ बैठ जाएं, एक एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो एक दफ़ा एक पेज पर आ जाए तो फिर उसके बाद ऐलान कर दें ताकि हम दोनों सपोर्ट करें। ये सारा आगे पीछे चलता रहा, DG ऑपरेशंस और मेरी आपस में राब्ता रहा। 4-5 घंटे के बाद हमने फाइनलाइज करके, उन्होंने पूछा जी ये सर मैं भेज दूँ सिंध को, मैंने कहा जी भेज दें, ये बिल्कुल ठीक है। और रात को जब सिंध की नोटिफिकेशन आई तो उससे यकसर मुख्तलिफ थी, उसमें इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी जिसका हमने कभी भी नहीं कहा था, उसके अंदर लिटरली वर्चुअल कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, गाड़ी में 2 लोग से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, डबल सवारी हो नहीं सकती, रिक्शा चिंची वगैरह सारी बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, अगर आप घर से निकलेंगे तो आप वजह बताएंगे क्यों निकल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 2 दिन लगे, 3 दफ़ा तरमीम की सिंध हुकूमत ने। अब मेरा कोई गिला नहीं है, अब सिंध हुकूमत वहीं पर आ गई है। जो हमारे ख्याल में सेंसिबल चीज़ें थी
वो जो कर्फ्यू और लॉकडाउन की सिचुएशन है उससे मूव कर गए हैं और हम उनको पूरी तरीके से अब सपोर्ट करेंगे। सैटरडे को हम जा रहे हैं जी, एनसीओसी का इजलास है कराची में, सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ हम बैठेंगे, वहीं पे सीएम हाउस में एनसीओसी की मीटिंग होगी और वहाँ पे ये भी डिस्कशन होगी कि 15 माह से जो इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था तो अगर हम उसी तरीके से चलाएं कोऑर्डिनेशन के साथ तो सबके लिए इसमें बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जुडिशरी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध हाई कोर्ट के एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में जो तैनात करने की सिफारिश की गई है और इसी हवाले से जो बार एसोसिएशंस हैं उनका सख्त रद्द अमल सामने आया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट पे ये 5वें नंबर पे थे। जब ये फैसला सामने आया तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक सख्त रद्द अमल जो है वो भी सामने आया। कल यानी कि 5 अगस्त को तमाम बार काउंसिल्स की जनरल बॉडी का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। बार तंजीमों की तरफ से ये फैसला जो है ये 1996 में सामने आने वाले अल जिहाद जो केस है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असद खान, ये एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो असद साहब। जी सर, ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, यू नो, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानून के हवाले से, और जो अल जिहाद केस है बहुत कोर्ट होता है, इसका जो लीगल प्रेसिडेंट है, एग्जैक्टली ये सीनियरिटी का कितना बड़ा फैक्टर है इस तरह के फैसले करने में? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आरफा साहिबा। जो चीज़ देखने वाली है, जो पहली चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जब आप अदालत उज़्मा में किसी एक जज को उनकी तैनाती करते हैं तो कानून क्या कहता है, और जो ये तैनाती होती है ये एक नई तैनाती होती है, तो इसका भी जो द नेचर ऑफ दिस अपॉइंटमेंट हमें समझना होगा। ये ना तो ट्रांसफ़र है ना तो ये प्रमोशन है, ये एक नई तैनाती है और एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है, पहली बात। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप आइन में आर्टिकल 177 को देखेंगी तो उसमें सीनियरिटी क्या, उम्र तक का भी जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ ये दर्ज है कि अगर आप 15 साल एडवोकेट हाई कोर्ट रह चुके हैं तो तब आप एलिजिबल होते हैं। तो ये दूसरी चीज है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया में 45 साल की उम्र की पाबंदी है, लेकिन अदालत उज़्मा के मुतालिक ना तो उम्र का जिक्र है ना तो सीनियरिटी का जिक्र है। तो आइन की रोशनी में भी इस चीज़ को देखना होगा। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें अदालत उज़्मा का फ़ैसला भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम दैट जजमेंट इज़ टाइटल्ड, जिसमें यह वाज़े कर दिया गया था कि जब आप किसी अदालत आलिया के जज को अदालत उज़्मा में लेके आ रहे हैं तो ये सीनियरिटी का असूल उस तरह फॉलो नहीं होता। अब जो जिस तरह आपने जिक्र किया, जो हमारे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कॉलीग्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला था ये गलत था और अल जिहाद केस के असूलों को भी सामने रखना होगा। लेकिन अल जिहाद का केस ने ये वाज़े किया था कि चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन के हवाले से एक वाज़े किरदार है जजों की तकर्री में। उसने ये असूल नहीं साबित किया था कि आपको सीनियरिटी के कवानीन लागू करते हुए उन्हीं सीनियर मोस्ट जजेस को अदालत उज़्मा में लाना होगा। और जो फाइनल बात है वो यही है कि अगर आपने इस प्रेसिडेंट को फॉलो किया होता तो अभी जो सर्विंग चीफ जस्टिस साहब हैं, ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट, सिंध हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक था। जितने भी आपके चीफ जस्टिस साहिबान थे पिछले 2-4 जिनका लाहौर बार से ताल्लुक था, जिलानी साहब, खोसा साहब, साकिब निसार साहब, जवाद ख्वाजा साहब, उनमें से कोई एक शख्स भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं रहे और ना तो वो सीनियर मोस्ट जज थे जब उनको अदालत उज़्मा में लाया गया था। तो इन तमाम अमूर को सामने रखते हुए इस पर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि ये तो ऑब्वियसली एक इस वक्त इशू सामने आया है, पर जब से 18वीं तरमीम हुई है
और उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनाज़े कह सकते हैं या बहस मुबाहिसा कह सकते हैं जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से। इट इज़ सीम्स टू हैव बिकम एन इशू जिसके ऊपर जुडिशरी का मोर और लेस मुकम्मल कंट्रोल है, इख्तियार है। जो पार्लियामेंट है उसका जो रोल रह गया है वो बहुत कम है। और अब ऑब्वियसली बार काउंसिल्स, क्योंकि जो उनकी एक रिलेशनशिप है जुडिशरी के साथ, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो सर इस हवाले से भी बहुत तनकीद होती है कि वी नीड टू रीथिंक दिस एंटायर प्रोसेस। मैं तो कहता हूँ आरफा साहिबा 100% रीथिंक करना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद मैंने कोई एक तामीरी मुतबादल सुना नहीं है। अगर आप इसको रीथिंक करना चाहते हैं तो बता दें ऑल्टरनेटिव क्या है। क्या हमें याद नहीं है कि 90 की दहाई में क्या कुछ नहीं हुआ, मुख्तलिफ कॉज लिस्ट थे, क्वेटा रजिस्ट्री के ज़रिए क्या कुछ किया गया था, जस्टिस सजाद अली शाह साहब के मुतालिक किस तरह की कंट्रोवर्सीज वाज़े हुई थी। और ये सब का सब उसी वजह से था कि आपकी जो अदालती तकर्रुरियाँ थीं उनमें आपकी सियासी क़ुव्वतें और आपकी गैर जमहूरी या अस्करी क़ुव्वतें दखल देती थीं। अगर एक मैकेनिज़्म इवॉल्व हो गया है कि आप अदालत उज़्मा की सतह पे, यानी जब जज आ गए हों तो उनके बीच आप सीनियरिटी का असूल फॉलो करते हैं, और जब अदालत आलिया से आप अदालत उज़्मा में लेके आ रहे हों तो आप सीनियरिटी को भी देखते हैं, लेकिन साथ में मुख्तलिफ फैक्टर्स को सामने रखते हैं, चाहे वो रिपोर्टेड जजमेंट्स हों, जज साहब का टेम्परामेंट हो, डिस्पोजिशन हो, और फिर मेरिट के नुकात पर आप फैसला करते हैं। तो इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। सो फार कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव हैज़ नॉट बिन प्रोवाइडेड, और मैं ये भी समझता हूँ कि माजी के तल्ख तजर्बों को सामने रखते हुए अगर इस प्रोसेस को फिर से पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा मनफी नुमाया होगा। तो सर आप बेसिकली फिर ये कह रहे हैं कि ये जो बार बार हम सियासतदानों की तरफ से बात सुनते हैं या वो जोर देते हैं कि जो पार्लियामेंट का इसमें किरदार है या उधर ज़रा ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए, यू डोंट एग्री विद दैट, आपके ख्याल, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं इत्तेफाक इस हद तक ज़रूर करता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी का बिल्कुल किरदार होना चाहिए। क्या अमेरिका में सेनेट जुडिशरी की जो कॉन्फर्मेशन की कमेटी होती है उसमें सेनेटर्स नहीं अदालत उज़्मा के जजों को कन्फर्म करते? तो यहाँ भी एक प्रोसेस होना चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों का किरदार उसमें वाज़े होना चाहिए। और आपने देखा कि अभी इस्लामाबाद की जो अदालत आलिया है उसमें जब नई नई तकर्रियाँ हो रही थीं तो बाकायदा वो जुडिशल नॉमिनीज़ जो कि नामज़द हो चुके थे वो पार्लिमानी कमेटी के सामने गए थे, वहाँ एक सारी डिस्कशन हुई थी, फिर पार्लिमानी कमेटी ने अपना फ़ैसला किया था। मैं जिस बात से इत्तेफाक नहीं करता बहैसियत एक बहुत अदना सा बहुत ऑर्डिनरी वकील वो ये है कि आप जुडिशल कमीशन को वो वाले इख्तियारात ना दें जो कि माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए वो इख्तियारात मैंडेटरी नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। वो एक वजह से ये एक प्रोसेस इवॉल्व हुआ है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ अ रोल टू प्ले, लेकिन हमें उन्हीं अशखास को फ्रंट एंड सेंटर रखना चाहिए जिनकी अपनी जुडिशल क्वालिफिकेशन। बार काउंसिल्स का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे? Should they have a role to play? Very quickly because we've run out of time. Bar councils already have a role. आइन में आर्टिकल 175 की स्कीम के तहत भी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे इस प्रोसेस का एक वाज़े हिस्सा हैं। और आपने देखा होगा कि अदालत के जो सीनियर मोस्ट अशखास हैं उन्होंने हमेशा से बार के बयानिए को कंसिडर किया है और उसको तरजीह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time.